वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ राकेश शुक्ला। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ 9th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के साथ। अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री इस चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ज्योमेट्री, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है और ज्योमेट्री एक्चुअली ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक वर्ड्स है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। और ये जो ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोमेट्री, इसका मतलब होता है टू मेजर। तो जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्री का मतलब मेजर होता है। तो जियो और मेट्री से मिलकर बन गया आपका जियोमेट्री। तो जियोमेट्री अर्थ टू मेजर मीन्स ज्योमेट्री को हम लोग अर्थ की मेजरमेंट के पर्पज में यूज करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा काफी पहले के टाइम से, आप लोग मैथ्स अभी पढ़ रहे हो, बट जब आप छोटे थे तब से आप लोग ये चीज देख रहे होते हैं। जब घर पे हवन होती है तो जिस चीज में हवन होती है वो एक पर्टिकुलर शेप में बनाया जाता है, रेक्टेंगल बनता है या फिर स्क्वायर शेप में बनता है, या फिर जो आपने देखा होगा घर पे कोई अगर प्रोग्राम होता है तो वो जो नवग्रह की बेदियां जो बनाई जाती हैं वो भी एक पर्टिकुलर शेप में बनी होती है। स्वास्तिक बनाए जाते हैं घरों पे तो वो भी एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं। तो कहने का मतलब ये अर्थ को मेजर करने के लिए काफी पहले से ये चीजें चली आ रही है, ज्योमेट्री। तो अर्थ को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री शब्द का यूज किया गया। दूसरी चीज ये कि इसमें मैथ्स के अंदर अगर हम लोग प्रूफ की बात करें तो सबसे पहला प्रूफ, दुनिया का सबसे पहला प्रूफ दिया था किसने? दुनिया का सबसे पहला प्रूफ दिया था थेल्स ने दिया था। किसने दिया था? थेल्स ने दिया था। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। थेल्स साहब आपके जो थे ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। जब आप चैप्टर नंबर 5 की जो हिस्ट्री दी गई, ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे आपको काफी अच्छे से ये चीज मालूम पड़ेगी, काफी मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िएगा आप लोग जरूर। थेल्स जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने दुनिया का सबसे पहला प्रूफ दिया था। इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहला प्रूफ दिया था दुनिया का, ठीक है ना। और वो प्रूफ दिया था कि अ सर्कल कैन बी बाइसेक्टेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एनीवे, तो ये तो बात खैर हो गई थेल्स साहब की। यहां पे हम लोग यूक्लिड्स की ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद में एक मैथमेटिशियन हुए इजिप्ट के, ठीक है ना। तो ये जो हमारे इजिप्शियन मैथमेटिशियन, इजिप्ट हिंदी में मिस्र बोलते हैं इसको, तो इनका नाम था यूक्लिड। ये एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे। इन्होंने कई सारी बुक्स को पढ़ा और उन बुक्स को पढ़ने के बाद में अपना एक कलेक्शन बनाया जिसको नाम दिया गया एलिमेंट्स नाम दिया गया। और उन एलिमेंट्स में कई सारे सेगमेंट्स बनाए जिनको बुक कहा गया, बुक 1 बुक 2 इस तरीके से उन्होंने नाम दिया। तो यूक्लिड्स ने जो बुक लिखी थी वो थी एलिमेंट्स। कौन सी बुक थी ये? एलिमेंट्स। कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स नाम था। तो यूक्लिड ने ही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए थे, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। अच्छा, ज्योमेट्री के अंदर दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2-3 चीजों का हम लोग जिक्र करते हैं। उसमें एक जो वर्ड आएगा, सबसे पहले तो आता है डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन आपको पता है, ऑलरेडी आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। किसी भी चीज को डिफाइन करना, उसके बारे में वर्ड्स के थ्रू बताना कि आखिर वो है क्या चीज। अब डेफिनेशन के बाद में जो आता है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे एक्सियम्स। तो ये एक्सियम्स, ये जो एक्सियम्स क्या होता है, और दूसरा आपको मिलेगा पोस्टुलेट। तो एक्सियम्स जो होता है दैट इज एप्लीकेबल फॉर होल मैथमेटिक्स। एक्सियम्स पूरी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी आप अलजेब्रा पढ़ लो, ट्रिगो पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ भी आप पढ़ लो, हर एक ईच एंड एवरी प्लेस पर ये आपका एक्सियम्स एप्लीकेबल होगा, दिस पार्ट। और अगर हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, अगर पोस्टुलेट की बात करें, सो दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री। पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं रेखा गणित, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये पोस्टुलेट आपका ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होगा और एक्सियम्स जो होगा वो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। एक्चुअल में होते क्या है, ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते हैं ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टेटमेंट्स होते हैं। ये जो एक्सियम्स और पोस्टुलेट की हम लोग ये जो बात कर रहे हैं इतनी देर से ना, दे आर जस्ट ओनली स्टेटमेंट। क्या होते हैं ये? स्टेटमेंट होते हैं। अब स्टेटमेंट कैसे होते हैं? स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उन ऐसी कंडीशन में कहा जा सकता है जब ये दो कंडीशन का फॉलोअप लेते हैं।
दो ही कंडीशन का फॉलोअप लेते हैं। स्टेटमेंट या तो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। स्टेटमेंट क्या होगा, या तो स्टेटमेंट राइट होगा और अगर राइट नहीं होगा तो रॉन्ग होगा। दो में से तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती इसकी। लेकिन मैथ्स के अंदर क्या होता है कि थ्योरम्स दी जाती हैं। सुना होगा आपने थ्योरम्स। थ्योरम्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। वहां से हमें क्लियरेंस नहीं होती कि राइट है कि रॉन्ग है, उसे हमें प्रूफ करना पड़ता है उसकी क्लैरिटी के लिए, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो थ्योरम्स की खैर बात हो गई। यहां पे स्टेटमेंट की मैंने बात की कि आइदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, या तो ये राइट होगा या रॉन्ग होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। जैसे कि मैंने ऐसा बोला, टुडे इज वन ऑफ द हॉट डे फॉर मी। अब मैंने ऐसा बोल दिया कि टुडे इज द वन ऑफ द हॉट डे फॉर मी, आज का दिन मेरे लिए काफी हॉट डे है। क्या तो ये हॉट डे सिर्फ मेरे लिए हो सकता है, शायद आपके लिए नहीं हो। हाँ, ये चीज मेरे लिए हो सकती है, आपके लिए शायद नहीं हो सकती है चीज ना। अभी मान ली आज आपका दिन अच्छा है, सामने वाले का कुछ गलत हो गया, उसके लिए तो वो दिन बुरा हो गया। या अगर मैं वेदर की बात कर लूं, मौसम की बात कर लूं, मुझे लग रहा है कि शायद काफी गर्मी लग रही है, सामने वाला बोल रहा है अरे नहीं यार मुझे तो ठंडी लग रही है, तो ये स्टेटमेंट हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं 2 + 2 तो ये 4 होगा। अब ये 2 + 2 आपको भी 4 बोलना पड़ेगा, मुझे भी 4 बोलना पड़ेगा। सो दिस इज ए स्टेटमेंट। ये क्या है? स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट या तो सही होगा या गलत होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं 2 + 2 5, तो ये सही है क्या? नहीं सही है। इसको कोई भी सही बोल ही नहीं सकता, कोई भी सही नहीं बोलेगा इसको। तो ये आपका क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया फिलहाल। खैर ये तो बात हो गई, स्टेटमेंट्स की बात हो गई। तो ऑक्सिम्स और पोस्टुलेट एक्चुअल में क्या है? ऑक्सिम्स एंड पोस्टुलेट आर द कलेक्शन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स ओनली। ऑक्सिम्स, ये जो आपकी ऑक्सिम्स है, और ये पोस्टुलेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है, जिसको किसने कलेक्ट किया? यूक्लिड साहब ने कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया इसको? यूक्लिड साहब ने कलेक्ट किया ऑक्सिम्स और पोस्टुलेट को। ऑलराइट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमेशा हर एक कंडीशन में सही होते हैं, ठीक है ना। और जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है उसको थ्योरम्स में रख दिया गया है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यूक्लिड्स की डेफिनेशंस की बात करते हैं। यूक्लिड्स ने यहाँ पे डेफिनेशंस तो ऐसे कई सारी दी है, सो मेनी आर, बट फ्रॉम दोस 7 आर हियर, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोली है? अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट। अ पॉइंट विच हैज नो पार्ट, यानी पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई पार्ट ही नहीं होता। पॉइंट क्या होता है? ऐसे आपने ये देखिए मार्कर मैंने यहां पे देखिए रख दिया, ये एक पॉइंट है। अब इसका पार्ट करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो फर्स्ट डेफिनेशन दैट अ पॉइंट व्हिच हैज नो पार्ट, यानी कि पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है। सेकंड, अ लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ, यानी कि लाइन जो होती है, लाइन क्या होती है? एक ब्रेडथलेस लेंथ होती है। ये देखिए इसमें लेंथ तो है, लेकिन अगर ब्रेड्थ की अगर बात करें इसके, तो दैट इज नाम मात्र की होती है ना, मतलब यू कैन से दैट नथिंग। तो ब्रेड्थ इसमें देखिए, लाइन में कहीं ब्रेड्थ होती है क्या? पेंसिल से आप लाइन ड्रॉ आप करते हो तो लेंथ तो मेजर कर सकते हो आप उसकी, लेकिन अगर कोई ब्रेड्थ मेजर करने बोले तो ये काफी मुश्किल काम है ना। तो अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, यानी कि लाइन आप उसे बोलेंगे जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, यानी कोई चौड़ाई नहीं होती, हिंदी में बोले तो चौड़ाई। अच्छा, अगला देखिए, थर्ड पॉइंट आप देखिएगा, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, यानी जो भी लाइन कहीं पे एंड होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होती है। अच्छा, शुरुआत भी पॉइंट से ही होती है। देखिए ये देखिए, पॉइंट से शुरू होती है और पॉइंट पे ही आके खत्म होती है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे नाम देते हो ना, लाइन ए बी। तो ये लाइन ए बी, ये पॉइंट ए से शुरू हुई, पॉइंट बी पे आके फिनिश हो गई। सो द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, ये आपका पॉइंट्स होता है। नंबर 4 पे आते हैं, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। a straight line is a line। straight line का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन। तो सीधी लाइन एक ऐसी लाइन होती है which lies evenly with the points on itself, यानी कि ये एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर इसके पॉइंट्स इवनली ऐसे, यानी कि ये देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं और ये लाइन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इवनली देखिए ऐसे स्ट्रेट पड़ी होती है, ऐसे स्ट्रेट बनी होती है, ठीक है ना। और नॉर्मली अगर वैसे बोले तो लाइन क्या होती है? लाइन
is made up of with the help of points only. If so many points are there, ऐसे आप देख लो, ऐसे कई सारे पॉइंट्स ऐसे 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 जो डॉट डॉट आप बनाते हो, ये कई सारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दो आप, क्या बन जाएगी? लाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, यानी कि ये अपने ऊपर पड़े हुए पॉइंट्स के ऊपर इवनली बनी होती है। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस, सरफेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सतह बोलते हैं, ठीक है ना। तो अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस उसे कहते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है। जैसे कि मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो देखिए इसमें क्या है, देखिए लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? ये एक सरफेस हो गई। क्या हो गई? एक ये सरफेस हो गई। अब ये देखिए 2D है या फिर 3D, उसकी बात मैंने नहीं की। ये 2D है या 3D है, मैंने उसकी बात नहीं की, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, तो यानी कि ये क्या है? एक सरफेस है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। द एजेस ऑफ सरफेस, एजेस, एज का मतलब क्या होता है? किनारा। एज का मतलब क्या होता है? किनारा। तो द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस, यानी कि ये हमारी आपका व्हाइट बोर्ड ये एक सरफेस है, इसके किनारे, किनारे एक लाइन है। अब जरा देखिए किनारों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? किनारे एक लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? यहां से अगर आप एक मार्कर रख के ऐसे ड्रॉ करो तो एक सीधी लाइन बन जाएगी ना। तो इनके देखिए एजेस, एजेस क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। ये आपका बोल रहा है नंबर 6। 7 नंबर देखिएगा, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। इन्होंने क्या बोला है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस, यानी कि एक प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस पर बना होता है। अब ये जैसे मैं व्हाइट बोर्ड की अगर बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या है? प्लेन सरफेस है। कैसा है ये? प्लेन सरफेस है, दिख रहा है ना प्लेन सरफेस। अब ये प्लेन सरफेस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे देखिए पड़ा हुआ है। अगर आप इस पे एक लाइंस अगर ड्रॉ करें तो लाइन ऐसे देखिए सीधी ऐसे ड्रॉ होती चली जाएंगी, ऐसे स्ट्रेट लाइंस। ये देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर आप कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। तो वो क्या, जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? प्लेन सरफेस बनेगा। क्या बनेगा? प्लेन सरफेस बनेगा। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, यानी कि प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसपे इवनली स्ट्रेट लाइंस आ सकती है। इस पे ऐसा तो नहीं कि लाइन आपने ड्रॉ की तो लाइन यहां से चलना शुरू की, फिर ऐसे आके फिर ऐसे आ रही है, ऐसा तो नहीं है ना। लाइंस जो भी आ रही है सीधी स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट लाइंस आ रही है। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 7। आइए देखते हैं यूक्लिड्स एक्सिम्स जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज एप्लीकेबल फॉर होल मैथमेटिक्स, यानी कि पूरी की पूरी जितनी मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, अलजेब्रा, ट्रिगो, जो भी मैथ्स हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, पूरी की पूरी मैथ्स में ये एक्सिम्स मींस एप्लीकेबल होंगे। और मैंने आपको बताया दे आर ट्रू स्टेटमेंट्स ओनली। यूक्लिड ने ट्रू स्टेटमेंट्स को कलेक्ट किया था और उसी से इन्होंने एक्सिम्स बनाई थी। आइए देखते हैं कि क्या होती है एक्सिम्स। फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, सिंपल एकदम। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जो भी चीज हो अगर वो एक दूसरे के सेम है, यानी कि एक जैसी है, तो वो आपस में एक दूसरे के बराबर होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए अभी ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, अब ये 2 है, ये भी 2 है, दोनों 2 है, तो दोनों 2 है तो आर इक्वल टू एन अदर। तो ये अगर दोनों 2 है एंड बोथ आर सेम टू ईच अदर, इसका मतलब दोनों आपस में भी बराबर है। यही तो हुआ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, यानी जो एक दूसरे के जैसा एक जैसा ही होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अब जरा देखिए इन्होंने क्या बोला कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, तो ये देखिए यहां पे जैसे मैंने 2 लिखा था, यहां भी 2 लिखा है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अब हम इसमें क्या करेंगे? इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे, यानी यहां भी +1 करेंगे और यहां भी +1 करेंगे। 1 भी आपस में इक्वल है, दोनों साइड मैंने 1 1 प्लस किया। द होल्स आर इक्वल, तो जो होल यानी कि इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा वो भी इक्वल होगा। तो ये 2 + 1 3 होगा और ये भी 2 + 1 3 होगा,
तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये देखिए मिल गया। फिर क्या लिखा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी कि अगर इक्वल हो तो इन द सेम वे मैं इसी को देखिए ले रहा हूं, देखिए फिर से ऐसे कि हमारा जो नंबर मैंने सिलेक्ट किया वो 2 सिलेक्ट किया, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं। इन्होंने क्या बोला है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो इक्वल से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी यहां से भी हम 1 माइनस कर रहे हैं और यहां से भी 1 माइनस कर रहे हैं, दोनों साइड से 1 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, यहां भी 2 माइनस 1 आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो अब जो बचा फाइनल आंसर आया, देखिए दोनों साइड में सेम है कि नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3, आई मीन दिस रिगार्डिंग ऑक्सिम्स। अगला है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि सपोज एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है, इन्होंने क्या लिखा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। अब इस सर्कल के ऊपर अगर आप एक दूसरा सर्कल अगर एक रख दो आप ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एक दूसरा सर्कल आप रख दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इक्वल टू वन अनदर, और वो उसको ढक ले, वो उसको हाइड कर ले, तो इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए कि नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। ये चीज आप मानते हो कि नहीं मानते हो। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में एक छोटा सा एक बाउल है, ठीक है ना, एक कटोरा, और उस बाउल के ऊपर आप कोई एक डिश रख दो जो कंप्लीटली उस बाउल को ढक दे, पूरा हाइड कर दे। सो इट मींस दैट अपर साइड ऑफ द बाउल, यानी बाउल का अपर साइड और वो डिश दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हुए कि नहीं हुए, सेम थिंग इज गिवन हियर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 4। इसके बाद में अगला इन्होंने क्या बोला है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि पूरा पार्ट से बड़ा होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे कि अभी देखिए मान लीजिए कि ये मैंने एक नंबर ले लिया 1 नंबर ले लिया, और इसका एक पार्ट मैंने क्या ले लिया 1/4, क्या ले लिया मैंने 1/4। 1/4 अगर आपको छोटा लगता है 1/2 ले लो। अब ये पूरा क्या, तो अब देखो इस 1 को हम लोग 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 1 को 1/2 और प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1 क्या है, होल है, और ये 1/2 क्या है, इसका एक पार्ट है। तो अब जरा देख के बताइए कि 1 दैट इज होल, ये क्या है, होल है, ये क्या है, होल। होल का मतलब होल नहीं, होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है ना, होल का मतलब क्या होता है, पूरा होता है। और ये क्या, इसका एक छोटा सा पार्ट है। होल इज ग्रेटर देन पार्ट, तो होल पार्ट से बड़ा है कि नहीं, 1/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इन्होंने क्या बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो आइए इसको देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, यानी कि कोई भी चीज को उसके जैसे से ही आप डबल कर दो, 2 टाइम कर दो आप उसको। तो इन्होंने क्या बोला, थिंग्स आर इक्वल टू दैट मीन्स द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो वो जो भी चीजें होंगी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ऐसा आप मानते हो कि नहीं मानते हो, नहीं समझ में आया चीज। फिर से आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखो, इन्होंने क्या बोला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम। ये देखिए 2 है और ये देखिए 2 है, ठीक है ना। अब मैं इसको भी डबल कर रहा हूं और इसको भी डबल कर रहा हूं, दोनों को डबल कर दिया मैंने क्या किया, दोनों को डबल कर दिया। तो 2 2 जा 4 ये भी आएगा, 2 2 जा 4 ये भी आएगा। अब जरा बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं, ये भी 4 है और ये भी 4 है। समझ में आ गई बात, यही चीज आपको मुझे बतानी थी। दूसरा एक एग्जांपल अगर देखो मैं ऐसे लूं तो और भी सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, कई सारे आप ले सकते हो। जैसे कि मैं ऐसा लिख दूं, ये x है और मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे, ऐसे देखिए लिख दिया 2x इज इक्वल टू a, x का 2 टाइम 2x इज इक्वल टू a, और यहां पे दूसरा मैंने लिख दिया 2x इज इक्वल टू b, 2x इज इक्वल टू b। तो 2x के बराबर a भी है, 2x के बराबर b भी है। तो आप यहां से कंक्लूजन निकाल के क्या बोल सकते हो, a बराबर b, आई मीन a इज इक्वल टू b, a b के इक्वल है। तो इस तरीके से सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, कैसे भी जैसे भी आपको समझ में आए आप इन एग्जांपल्स में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। 7 नंबर देखिएगा, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स। कोई भी चीज हो, जैसे मैंने नंबर ले लिया 2 मुझे काफी पसंद है ना, 2 नंबर, ज्यादा दिमाग मत लगाना। एनीवे, तो 2 लिया मैंने। अब थिंग्स विच आर हाफ्स, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं। तो हाफ करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको भी हाफ कर दो, तो यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहां भी 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। तो इन्होंने स्टेटमेंट कह दिया थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो भी हाफ करने पे आएगा फाइनली आपस में इक्वल होगा, यहां भी 1 यहां भी 1, दोनों सेम सेम आया कि नहीं आया। कोई सा भी नंबर, अगर आपको भाई 2 नंबर से नफरत है तो कोई और नंबर आप ले लो, जो मर्जी वो ले लो आप। जैसे मैंने यहां पे देखिए 6 ले लिया, 6 ले लिया मैंने, 6 का हाफ करो आप, और इधर भी इसका हाफ करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 आया। तो ये देखिए बोथ आर सेम और नॉट, दोनों सेम आते हैं। सो आई थिंक इट्स सो इजी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद योर गुड ब्रेन। तो चलिए आइए देखते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट। अब देखिए जरा यूक्लिड्स पोस्टुलेट में क्या है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि पोस्टुलेट क्या होता है। पोस्टुलेट क्या होता है, दिस इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, ओनली फॉर जियो की मेट्रिक, जियो के फोन के लिए, जियो के फोन के लिए एप्लीकेबल होता है पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट नंबर 1 देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखना, एकदम इजी है, आसानी से आप समझ पाएंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फॉर एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है, ड्रॉ की जा सकती है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन खींच सकता हूं, कैसे भी खींच सकता हूं, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई रोकने वाला है क्या, कौन रोकेगा आपको, नाम बताना। एनीवे, सेकंड देखिएगा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली। अ टर्मिनेटेड लाइन, अरे अरे अरे, स्कूल में कभी कभार ऐसे बोलते हैं टर्मिनेट कर दिए जाओगे, टर्मिनेटेड लाइन। तो इन्होंने क्या बोला कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, यानी कि एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है जहां पे लाइन खत्म होती है वो वहां से कई सारी लाइंस देखिए कैसे, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, सो मेनी, ये कई सारी प्रोड्यूस कर सकती है, सो मेनी लाइंस इट कैन प्रोड्यूस, कई सारी लाइनें प्रोड्यूस कर सकती है, इधर भी उधर भी उधर भी, जहां पे कहां, लेकिन कहां करेगी, जिस पॉइंट पे ये टर्मिनेट हो रही हो। यानी ये पॉइंट ए था आपका ना, ये पॉइंट बी है, ये इधर भी कर सकती है। यहां ऐसा नहीं कि यहां पे इसके लिए कोई रोक लगी है, यहां पे कोई स्टॉप बॉक्स नहीं लगा है, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, so many lines it can produce, so a terminated line can be produced indefinitely। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, a circle can be drawn with any center and any radius। एक सर्कल किसी भी रेडियस का, किसी भी पॉइंट को आप उसका सेंटर मान के ड्रॉ किया जा सकता है। यही तो इन्होंने बोला है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। भाई ये देखिए पॉइंट ए है, ये देखिए एक पॉइंट है, इसका नाम ओ है, मैं इस पॉइंट को क्या मान लूंगा, इसका सेंटर मान लूंगा। रेडियस मैं कुछ भी ले सकता हूं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मेरी मर्जी में क्या ले रहा हूं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने 5 का ड्रॉ किया, दूसरी बार मेरा दिल कर रहा है नहीं मैं 4 का करूंगा, ये कर दो आप ऐसे, ये इसका सेंटर हो गया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो सर्कल किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के कितनी भी रेडियस का ड्रॉ किया जा सकता है, सेंटर वही रहता है, रेडियस आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 3, यानी पोस्टुलेट नंबर 3। 4 नंबर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, सारे राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो जरा ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए राइट एंगल ऐसे भी होता है, राइट एंगल ऐसे भी होता है, राइट एंगल ऐसे भी हो सकता है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये राइट एंगल ये है और ये नहीं है, सारे के सारे क्या है, राइट एंगल है। ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है।
तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, अरे भाई सारे लोग राइट एंगल ही है ना, तो मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए। एनीवे लास्ट पॉइंट आइए देखते हैं हम लोग। लास्ट पॉइंट काफी हैवी पॉइंट लिखा है, नहीं काफी इतनी सारी लाइनें, चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। कुछ समझ आया? हवाई। एनीवे मैं आपकी देखिए हेल्प करता हूं। इसमें स्टेटमेंट देखिए इतना लंबा चौड़ा, बुक्स वाले एनसीईआरटी वाले नहीं है, मतलब कभी कभार इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे कि मतलब लगेगा एकदम दिमाग की दही कर देंगे। है इसमें कुछ नहीं, स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा है लेकिन है इसके अंदर कुछ नहीं। क्यों नहीं है, आइए देखते हैं क्या है अगर कुछ है तो। इन्होंने क्या बोला, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो जरा देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से, दो स्ट्रेट लाइन मान लो कि आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे। अब ये देखिए इस लाइन को अगर आप देखोगे, इस लाइन को, तो इसको चलो अगर मैं थोड़ी देर के नाम देता हूं, तो ये आपका क्या है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी अपने लिए एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है भाई, ये अपने लिए एक सीधी लाइन है और सी डी अपने लिए एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन, सीधी लाइन ऐसे आती है, एक सीधी लाइन आ गई। इन्होंने जितना बोला देखिए वही काम मैं कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, तो एक ये दो स्ट्रेट लाइन थी, इस पर एक सीधी लाइन आ गई। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब ये जब ऐसा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाया जाएगा। ये यहां पे क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहां पे, ये इंटीरियर एंगल बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अच्छा, इंटीरियर एंगल अगर इस तरफ बनेगा तो इंटीरियर एंगल इस तरफ भी तो बनेगा, दोनों साइड बनेगा इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल दोनों साइड बनेगा। 8 में आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। अब आगे क्या बोला है, साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये पूरे की वैल्यू अगर देखें तो क्या होती है, 90 होती है, सॉरी 180 होती है ना। ये पूरे की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एक सीधी लाइन है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब यहां पे क्या होगा कि आपको पता है, इन्होंने ऐसा बोला है, कह रहे हैं कि दैट इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो अब आपको ये चीज पता है, टू राइट एंगल का सम, तो टू राइट एंगल यानी कि 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 होता है। 180 होता है ना। इन्होंने ऐसा बोला कि अब इसमें देखिए इस साइड के एंगल की अगर बात करें, सपोज ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो अगर ये 180 से कम आता है, इफ इट इज लेस देन 180, तो 180 से अगर कम आता है, सपोज आ गया 170 आ गया, तो यानी इधर का प्लस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये 180 से ज्यादा ही आएगा, इट विल बी मोर देन 180। कंडीशन इन्होंने क्या रखी है कि दैट इट शुड बी लेस देन टू राइट एंगल्स। ये देखिए इन्होंने क्या बोला, ये देखिए ये वाला देखिए, ये सेंटेंस आप देखो, लेस देन टू राइट एंगल्स, तो टू राइट एंगल से लेस देन है। अगर इन लाइनों को अगर हम उस तरफ बढ़ाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये देखिए क्या लिखा है, मीट ऑन द साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन 180, यानी कि जिस तरफ 180 से कम आता है, सपोज इस तरफ अगर 180 से कम आया, तो अगर हम इस तरफ अगर इन लाइनों को अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो ये एक दूसरे से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाएंगे। यही बताया गया है आपको पोस्टुलेट नंबर 5 में। तो पोस्टुलेट एक बार फिर से एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।